नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम खुशामदीद टू माय चैनल आर ए ओनली लव। आइए छोटा सा एक रिकैप ले लेते हैं। आलिया और शफ़ी तैयार हो रहे थे। तैयार होने में ही होठों की गुस्ताखियाँ हुई थी, प्यार वाली बातें हुई थी। संजना ने कॉल करके रिदिमा से पूछा था कि उसे क्या पहनना है, तो रिदिमा ने उसे जो पहनने के लिए कहा वो ज़रा उसी से मैच हो गया। जब सामने अपनी मिस ब्राउनाइस को अपने ही पहने रंग में पाया तो प्यार तो यहाँ भी उमड़ा था। इसी तरह नेहा की शादी हुई थी। शादी में एक के बाद एक विधियों को पूरा किया गया था। नेहा ने फेरे लिए थे और उन फेरों के साथ रिदिमा और सांझ की आंखों ने भी तो कुछ बांधा था। दोनों ने एक साथ इस नवविवाहित जोड़े पर फूल बरसाए थे तो कहीं कुछ और भी बरस रहा था। मिसेस भटनागर कुछ चीज़ें इकट्ठी कर रही थी, कुछ सबूत इकट्ठे कर रही थी जो उस फार्मा कंपनी की मालकिन को बर्बाद कर सकते थे। और यहाँ डॉक्टर शफ़ी और डॉक्टर आलिया की निगाहों ने भी तो कुछ एक दूसरे पर बरसाया था ना। यहाँ रिदिमा को जब मालूम हुआ कि ऐसी ऐसी बात है कि भटनागर को मार दिया गया है, इट्स अ बिग थिंग, तो उसके चेहरे पर ज़रा शिकन आई। शिकन को पहचान गई डॉक्टर आलिया। डॉक्टर आलिया को बता दिया रिदिमा ने। डॉक्टर आलिया के साथ साथ शफ़ी को भी ये सारी बातें पता लगी। शफ़ी का कहना बिल्कुल स्ट्रेट था कि इन सब चीज़ों को एक्सपोज कर दिया जाए। इसी बात को लेकर, इसी चीज़ को लेकर इन लोगों ने कुछ सोचा, कुछ समझा और फिर ये लोग अपने अपने घर के लिए निकले थे। आइए हम भी निकलते हैं ज़रा आगे। संजना ने फटाफट दरवाज़ा लॉक कर दिया था। रिदिमा आगे पहुंच गई थी 4 कदम। लॉक करने के बाद रिदिमा को अपनी बाहों में भर लिया था। अपने होंठ रिदिमा की गर्दन पर लगाकर रिदिमा की गर्दन को चूम लिया था संजना ने। आई मिस यू सो मच मिस ब्राउनाइस। आपको मालूम है मैं आपको रोज़ मिस करती हूँ, रोज़, न जाने कितनी बार दिन में। अब मुझसे नहीं रहा जाता। अब आप क्या? रिदिमा घूम गई थी संजना की बाहों में और अपने चेहरे को संजना के सामने कर दिया था। अब क्या? जिस दिन नेहा की शादी हुई हम दोनों की शादी कर लेते हैं। सांझ, क्या मिस ब्राउनाइस, मुझसे नहीं रहा जाता अब आपसे दूर। ये कहकर संजना ने अपना मुंह उतार लिया था। उसके चेहरे को अब रिदिमा ने अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसके माथे को चूम लिया था। आपको क्या लगता है मैं आपसे दूर रह सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं डैडी, बिल्कुल भी नहीं। इन दोनों की निगाहें एक दूसरे में जम गई थी। फट से संजना ने अपने चेहरे को रिदिमा के सीने से लगाया और रिदिमा ने एक बच्चे की तरह अपने इस टेडी को अपनी दोनों बाहों में भर लिया। मेरा टेडी ऐसे कमज़ोर तो नहीं पड़ सकता। बाहों में भरे हुए ही रिदिमा ने कहा, नहीं, आपका टेडी कमज़ोर नहीं है, बस अपनी मिस ब्राउनाइस से दूर नहीं रहना चाहता। अपनी ज़िंदगी का हर एक पल, हर एक सेकंड अपनी मिस ब्राउनाइस के साथ बिताना चाहता है। तो क्या वो गलत करता है? नहीं, मेरा डैडी बिल्कुल गलत नहीं करता। ये कहकर रिदिमा ने संजना के चेहरे को अपनी गर्दन से निकालकर अपने चेहरे के सामने किया था और फिर से इन दोनों की निगाहें एक दूसरे में बंधी थी। रिदिमा ने संजना के माथे को चूम लिया था। माथे को चूमने के बाद उसके गालों को चूमा था। गालों को चूमने के बाद उसकी नोज़ को चूमा था। नोज़ के बाद चिन को और चिन के बाद सीधा उसकी नज़र उसके गुलाबी गुलाबी होठों पर गई थी। रिदिमा ने अपनी आंखें बंद करते हुए अपने चेहरे को ज़रा संजना के चेहरे पर उकेर दिया था और संजना के लबों को पकड़कर वो उन्हें प्यार करने लगी थी। संजना के हाथ अपनी मिस ब्राउनाइस की कमर पर चले गए थे, जहाँ नाम मात्र एक स्किन थी और कुछ नहीं। और रिदिमा के दोनों हाथ तो संजना के चेहरे को पकड़े हुए थे। इन दोनों ने बहुत सॉफ्ट किस शेयर किया था, बहुत सॉफ्ट। लेकिन इस सॉफ्ट किस में भी
दोनों की सांसें जब तक फूल नहीं गई तब तक एक दूसरे के लबों को छोड़ा नहीं। आई लव यू मिस ब्राउन आइज, अपनी सांस को भरकर छोड़ते हुए संजना ने कहा था। मालूम है मुझे। और क्या क्या मालूम है आपको? यही कि मेरे डैडी को बहुत सारा प्यार चाहिए, है ना? हाँ, बहुत। एक छोटे बच्चे की तरह अपना चेहरा बनाया था संजना ने। रिद्धि माँ ने फिर संजना को अपनी गोद में उठा लिया था। ये देखकर हैरान हो गई थी संजना। क्या? इतनी हैरानी से क्यों देख रही हैं आप मुझे? ओह आप मुझे तो क्या मैं अपने डैडी को अपनी बाहों में नहीं उठा सकती? हाँ, आप अपने डैडी के साथ कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। अच्छा, तो फिर चलिए कुछ भी करते हैं। ये क्या करे दी माँ ने अपनी डैडी को ज़रा खिड़की की तरफ ले जाना शुरू किया था। और संजना ने जब खिड़की की तरफ देखा तो फिर मिस ब्राउन आइज की तरफ देखा, फिर खिड़की की तरफ देखा, फिर मिस ब्राउन आइज की तरफ देखा। आप क्या मुझे खिड़की से फेंक देना चाहती हैं? ये बात पर रिद्धि माँ बहुत खिलखिलाकर हंसती थी। क्या कहा आपने? आप मुझे खिड़की की तरफ लेके जा रही है ना मिस ब्राउन आइज? तो मुझे लगा, और आपको लगा मैं अपने डैडी को बाहर फेंक दूंगी? नहीं, लेकिन मिस ब्राउन आइज कुछ भी कर सकती है ना, तो फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन वो नहीं जो आपने सोचा। तो फिर ये रिद्धि माँ ने संजना को नीचे उतार दिया और फिर उसके पीछे जाकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लपेटकर उसी के पेट पर रखकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपने चेहरे को, अपनी चिन को संजना के कंधे पर धंसाया। सामने देखिए, थोड़ा सा ऊपर, और उसकी डायरेक्शन को फॉलो किया था। यहाँ संजना की गर्दन, नज़र और चेहरे ने, सामने फुल मून था। फुल मून बहुत खूबसूरत, और फुल मून के आगे कुछ बादल चलते चलते जा रहे थे। कभी वो चाँद को ढक ले रहे थे तो कभी चाँद से दूर भाग जा रहे थे। जब वो भाग जा रहे थे तो उन बादलों के साथ ही जो पीछे आ रहे थे वो चाँद के पास आ जा रहे थे। जैसे बादलों ने आज षड्यंत्र रचाया था कि एक एक करके वो चाँद को हक करके जाने वाले हैं, बस इसी तरह। ये कितना खूबसूरत है मिस ब्राउन आइज। यही मैं अपने डैडी को दिखाना चाहती थी, लेकिन मेरे डैडी को लगा कि मैं उसे खिड़की से बाहर फेंक दूंगी। सॉरी मिस ब्राउन आइज, इसकी ज़रूरत नहीं। ये कहकर रिद्धि माँ ने जरा संजना के कान में फूंक मार दी थी, जिसे उसने अपनी गर्दन को खींच लिया था। यहाँ मिस्टर भटनागर ने एक पैकेट अपने किसी सर्वेंट को दिया था। ये ले जाओ, और मैंने ये एड्रेस तुम्हें सेंड कर दिया है। ये पार्सल इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए, समझे तुम? जी मैडम। उस सर्वेंट ने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया और वो पार्सल पकड़कर वो सीढ़ियाँ नीचे उतरने लग गया और मिसेस भटनागर अपने अपार्टमेंट में चली गई। डॉक्टर आलिया ने डॉक्टर शफ़ी को आज भी अपने ही रूम में रोक लिया था, यानी कि अपने घर में ही जाने नहीं दिया था, क्योंकि रात बहुत हो गई थी जब शफ़ी उन्हें उनके परिसर पर छोड़ने आई थी। तभी डॉक्टर आलिया ने शफ़ी का हाथ थमकर उन्हें रोक लिया था। तो मेरी आलू क्या चाहती है, मैं ना जाऊँ? पीछे मुड़ी थी डॉक्टर शफ़ी ये कहकर। बिल्कुल भी नहीं। और इस खूबसूरत दिखने वाली लड़की यानी आलिया ने अपनी गर्दन को ना में हिला दिया था। मेरा तो कुछ नहीं, बट आज अगर मैं रुकी तो मैं अपने आलू को सोने नहीं दूंगी रात भर। अच्छा, तो आप क्या करेंगी? क्या करूँगी ये बताऊँ? अपने पैर से ज़रा डॉक्टर शफ़ी ने दरवाजे को धकेल दिया था, थोड़ा कसकर, जिससे ये दरवाज़ा लॉक हो जाता, और ऐसा ही हुआ था। फट से आकर डॉक्टर शफ़ी ने सामने से ही डॉक्टर आलिया के कमर में हाथ डालकर उन्हें अपने आप से चिपका लिया था।
एक एक करके बताऊं या सब एक साथ? हाँ, उम्म, एक एक करके। डॉक्टर आलिया ने कहकर अपने चेहरे को चमका कर अपने हाथों को मोड़कर डॉक्टर शफ़ी के शोल्डर पर रख दिया था। और ये इनके खूबसूरत खूबसूरत बाल इनके चेहरे पर आने लगे थे, क्योंकि इस कमरे की खुलती खिड़की से ये मंद मंद हवा इन दोनों के बीच में अपनी जगह बनाना चाहती थी। तभी इन हवाओं को न जगह देते हुए डॉक्टर शफ़ी ने अपने आप को और ज़्यादा डॉक्टर आलिया के करीब कर लिया था और अपनी नोज़ से उनकी जुल्फ़ों को उनके चेहरे से ज़रा हटा रही थी। ये आप क्या कर रही हैं? हाथ वहाँ से हिल ही नहीं रहे, तो इन जुल्फ़ों को कैसे उधर करूँ? ये नोज़ किस दिन काम आनी है? इनसे ही मैं अपने आलू के चेहरे को इन जुल्फ़ों से साफ़ कर रही थी। अपनी नोज़ हटाकर डॉक्टर शफ़ी ने डॉक्टर आलिया के नोज़ को चूम लिया था। वैसे आज कोई बहुत खूबसूरत लग रहा है। मेरा तो इरादा यही है कि अभी हम निकाह पढ़ा रहे थे, लेकिन किसी ने मना कर दिया। शफ़ू, निकाह पढ़ाना इतना आसान है क्या? आसान तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। लेकिन अभी वक्त है। हाँ ठीक है, मान लेते हैं कि अभी वक्त है, लेकिन अब इतनी खूबसूरत जो दिख रही है उसे कैसे आंखों में भरा जाए? कैसे? ये कहकर डॉक्टर शफ़ी ने अपने चेहरे को ज़रा पीछे धकेल सा दिया था, जिनसे उनकी जो गर्दन है वो डॉक्टर आलिया के सामने आ गई थी। फट से डॉक्टर आलिया ने उनकी गर्दन को चूम लिया था। अच्छा, क्या इरादा है आपका मैडम? इरादे तो बहुत नेक हैं, बट जिसके साथ करना है वो नेक नहीं है। मैं नेक नहीं हूँ? हाँ, अच्छा, अभी अभी दिखाती हूँ मैं नेकी की दीवार। ये कहकर डॉक्टर शफ़ी ने भी डॉक्टर आलिया को अपनी बाहों में उठा लिया और वो उस सोफ़े की तरफ बढ़ने लगी थी। सोफ़े पे जाकर बिठा दिया था डॉक्टर आलिया को और खुद जाकर उनके ऊपर लगभग लेट गई थी। अपने सर को डॉक्टर आलिया की लैप में रख दिया था। क्या हुआ? डॉक्टर आलिया ने शफ़ी के सर को सहलाते हुए पूछा था। कुछ नहीं, बस मेहनत करने से पहले थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करना चाहती हूँ। अच्छा, हाँ, वैसे ये जो रिदिमा और क्या नाम है उनका, डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर आलिया ने कहा, हाँ, ये बहुत बड़े मसले में फंस गए हैं। और क्यों फंस रहे हैं? शफ़ी, वो डॉक्टर है, डॉक्टर का क्या काम नहीं कि अपने पेशेंट को ठीक ट्रीटमेंट दे, और ये जो भी है, अगर कोई नहीं आवाज़ उठाएगा तो मासूम लोगों की। हाँ आलू, लेकिन मुझे इतना सब नहीं मालूम, लेकिन मैं क्या कहूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत बड़ा स्केल है, और अगर जब हाथ डाल ही दिया है उन्होंने तो अच्छे से डाल दें, उखाड़ कर फेंक दें, इसे एक्सपोज कर दें। यू आर राइट शफू। वैसे एक बात और है, ये रिदिमा के चेहरे पर आया हुआ हर एक्सप्रेशन मेरी आलू को कैसे पता लग जाता है? हाँ, ये सुनकर डॉक्टर आलिया हंस दी थी। काफ़ी वक्त हो गया ना उनके साथ काम करते करते, और फिर उनका चेहरा कितना साफ़ है। हाँ, बहुत साफ़ है, बहुत खूबसूरत है वो, है ना? मैं उनके साथ डांस कर रही थी तो कोई जल के खाक हो रहा था, और उनके चेहरे का एक्सप्रेशन जब कोई पढ़ ले रहा है तो मैं, तो क्या, आपको जलना है तो आप भी चलो। आप शफू, तुम ये कहकर डॉक्टर शफ़ी ने ज़रा गर्दन से पकड़कर डॉक्टर आलिया को झुका दिया था अपने चेहरे पर, और उनके होठों को पकड़कर वो प्यार करने लगी थी। रिदिमा को थामे थामे सांझ अपनी रिदिमा को बेड पर ले आई थी। बेड पर लाकर ढेर सारी मोहब्बत की थी,
होठों से, हाथों से और हर बॉडी के पार्ट से। वहाँ डॉक्टर आलिया और डॉक्टर शफ़ी में भी ये रात कुछ ऐसे ही गुजरी थी। रात गुजार कर ये चारों नींद की आगोश में गुम हो गए थे। शिकायत न कीजिएगा, डीप एक्सप्लेन करने का रीज़न आप लोग सभी जानते हैं। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। सुबह हो गई थी। सुबह होकर रिदिमा अपने कॉलेज के लिए जा चुकी थी। यहाँ डॉक्टर शफ़ी भी अपने हॉस्पिटल पर अपनी इमरजेंसी ड्यूटी को ज्वाइन कर चुकी थी, जिसके लिए उन्हें भोर में ही निकलना पड़ गया था। संजना अपनी ड्यूटी के लिए रेडी हो रही थी, तभी उसके दरवाजे पर नॉक हो जाता है। जब वो नॉक पर दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता। उसकी निगाहें इधर उधर तलाशती है कि किसने नॉक किया। तभी उसकी निगाहें नीचे ज़मीन पर पड़ती हैं तो उसे अपने नाम का एक पार्सल मिलता है। पार्सल यहाँ, ये कहकर संजना वो पार्सल उठा लेती है। हाँ भाई, इसमें बम वम तो नहीं है, ये कहकर वो अपने कान के पास उसे बजाती है। सांझ क्या कर रही है, ये बज जाएगा तेरे कान में ही। कम ऑन, परिसर में कैसे बम आ सकता है, ये कहकर ज़रा हल्का सा मुस्कुराए थे संजना के लब। अंदर जाकर उसने दरवाज़ा लॉक कर लिया था और फट से इस पैकेट को खोल दिया था। जैसे ही उसने पैकेट खोला वैसे ही उसकी भवें चढ़ी की चढ़ी रह गई थी। आंखें बड़ी हो गई थी, हैरान में चौंक गई थी, अचंभित हो गई थी वो, क्योंकि ये वही पैकेट था जो मिसेस भटनागर ने संजना के नाम के लिए भेजा था। माय गॉड, ये तो सारे सबूत हैं जिन्हें मैं ढूंढ रही थी। ये किसने भेजा है? फट से संजना फिर से दरवाजे की तरफ दौड़ी थी। देखा था तो कोई नहीं था। कॉरिडोर में भी उसने काफ़ी देर तक देखा, दूर तक देखा, लेकिन कोई नहीं था। अपने रूम पर आकर उसने रिदिमा को कॉल लगाया, वीडियो कॉल में उसने ये सारी चीज़ें दिखाई। जो हाल संजना का था वही रिदिमा का भी था। सांझ, ये कहाँ से मिला? आई डोंट नो मिस ब्राउनेस, कोई मेरे दरवाजे पर छोड़ कर गया। कौन हो सकता है वो? सांझ, अच्छा आप एक काम करो, रिदिमा ने उससे कुछ कहा और संजना ने वो पैकेट पैक किया और वो निकल पड़ी। यहाँ रिदिमा भी निकल पड़ी थी। ये दोनों पहुँच गए थे अपने उस हॉस्पिटल जहाँ वो साथ काम किया करते थे, यानी कि डॉक्टर आलिया के पास। डॉक्टर आलिया से मिलकर उनके कैबिन में ये सारे सबूत उनके टेबल पर रख दिए थे। माय गॉड, रिदिमा, डॉक्टर गुप्ता, आप दोनों को अवेयर रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ये तो बहुत बड़ी चीज़ हासिल हुई है हमें। इससे तो हम उस पूरी फार्मा कंपनी को बंद करवा सकते हैं, उसके दरवाजे पर ताला लगवा सकते हैं और उसे अरेस्ट करवा सकते हैं। हाँ, यही तो आलिया, रिदिमा ने कहा। एक सेकेंड, ये कहकर आलिया ने डॉक्टर शफ़ी को फ़ोन मिला दिया था। डॉक्टर शफ़ी ने जब वो सारी चीज़ें सुनी और व्हाट्सएप कॉलिंग पर जब वो सब सारे सबूत देखे, ठीक है आलू, सॉरी, ये जब कहा तो संजना और रिदिमा ने एक दूसरे को देखा। अब देख ही सकते थे बिकॉज मास्क में है। डॉक्टर आलिया, मेरा एक फ्रेंड है जो जर्नलिस्ट है और अच्छा खासा जर्नलिस्ट है वो, मैं उससे बात करती हूँ। आप बस मुझे 5 मिनट दो। ओके, ये कहकर डॉक्टर आलिया ने फ़ोन कट कर दिया और डॉक्टर शफ़ी यहाँ से उस जर्नलिस्ट को लिए हॉस्पिटल पहुँच गई थी। अब ये सब डॉक्टर आलिया के कैबिन में थे, 5 के लोग। 2 तो ये दोनों कपल्स थे, लेकिन एक वो जर्नलिस्ट था। मेरा सजेशन ये है कि आप लोगों को ये सारी मौतों को उजागर करना होगा, मतलब जिसके हॉस्पिटल में ये हुआ है। और नहीं सांझ अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, ये बहुत ख़तरनाक है, रिदिमा ने कहा। रिदिमा को बड़ी हैरानी से देखा था उस जर्नलिस्ट ने, लेकिन फिर हमें ये एक्सपोज कैसे करेंगे? तभी शफ़ी ने उस जर्नलिस्ट से कुछ कहा, पहले इस बात को उजागर करते हैं बिना किसी के सामने लाए हुए। ये हो तो सकता है ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है शफ़ू, बिल्कुल हो सकता है। उस जर्नलिस्ट ने भी शफ़ू पुकारा तो डॉक्टर आलिया ने बड़ी हैरानी से देखा था यहाँ डॉक्टर शफ़ी को, और डॉक्टर शफ़ी ने अपनी निगाह से अपनी आलू को काम कर लिया था। ठीक है, ये सबूत आप मुझे दीजिए।
आप इनकी कॉपी ले लीजिए। ओके डॉक्टर गुप्ता, आप मुझे इनकी कॉपी दे दीजिए और कल की हेडलाइन यही होगी। अब हम देखते हैं ये फार्मा कंपनी कैसे चलती है। हम्म, ठीक है, थैंक यू सो मच। जर्नलिस्ट अब चले गए थे। अब जर्नलिस्ट को कॉपी मेल कर देगी संजना या ये सभी मिलकर, और सुबह की जो न्यूज़ होगी वो बहुत ख़तरनाक होगी। वो सुबह का जो सूरज होगा वो ज़रा अलग ही खिलेगा। इसी तरह ये आपस में बातें करते हुए अपने अपने रूम, अपने अपने घर, अपने अपने कॉलेज की तरफ निकल गए थे। रिधिमा ने जाते वक्त संजना को बहुत चिताया था, बहुत। रिधिमा का मन नहीं था कि वह संजना को अकेले जाने दें, लेकिन संजना के कहने पर ही रिधिमा कॉलेज गई थी। वरना रिधिमा ने सीधा कहा था घर चले, हम डैडा के पास रहेंगे। लेकिन संजना ने कहा नहीं मिस ब्राउन आइज, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, आप कॉलेज जाइए। इसी तरह रिधिमा कॉलेज के लिए निकल गई और संजना अपने परिसर, यहाँ डॉक्टर शफ़ी भी पहुँची थी अपने हॉस्पिटल, क्योंकि उनकी 2 लगातार इमरजेंसी सर्जरीज़ थी, इसलिए वो डॉक्टर आलिया के पास रुक नहीं सकती थी। डॉक्टर आलिया ने भी संजना को, जिसे वो डॉक्टर गुप्ता कहती हैं, बहुत चेताया था और सीधा सीधा कहा था कोई भी पॉइंट हो बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाना डॉक्टर गुप्ता, क्योंकि आप यही करती हैं। इसी तरह ये रात बीत गई थी, सुबह हुई थी। सुबह का पेपर सच में हिला देने वाला था। सुबह की ये जो न्यूज़ थी जो टीवी इस पर चलती है वो सच में हिला देने वाली थी। पहले तो लॉकडाउन के बीच ये पैंडमिक, अब इस पैंडमिक के बीच ये जो ह्यूमन ट्रायल किया जा रहा था, एक बैन दवाई का, उस दवाई में मॉलिक्यूल लगा के ये सारी हेडलाइंस चल रही थी और साफ साफ उस फार्मा कंपनी का नाम फ्लैश हो रहा था हर टीवी पर। और अपने सामने ये न्यूज़ देखकर मिसेस भटनागर बहुत खुश हो रही थी, अपना बैग पैक कर रही थी वो जल्दी जल्दी। ये न्यूज़ डीन ने भी देख ली थी। माय गॉड, और उनके चेहरे से यही साफ साफ झलका था कि उन्हें जैसे कुछ भी मालूम नहीं है। मिसेस भटनागर ने अपने बैग पैक कर लिए थे, अपनी बेटी का पासपोर्ट बैग में डाला था, अपनी बेटी का हाथ पकड़ा था और मिसेस भटनागर कैब में बैठकर रवाना हो गई थी एयरपोर्ट के लिए। जैसे जंगल में आग फैल जाती है उसी तरह ये न्यूज़ इस पूरे शहर में फैल चुकी थी। ये भी पता लग गया था कि जितने लोगों की मृत्यु हुई है वो किस हॉस्पिटल के हैं। तो बस संजना के उस हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मीडिया का ताना बाना बुन गया था। जबकि पैंडमिक था, रिस्ट्रिक्शन थे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, उस चीज़ को फॉलो करते हुए मीडिया वहाँ पहुँच गई थी। एक मीडिया फर्म ने ये न्यूज़ चलाई थी, एक से सारे के सारे सर्कल में ये न्यूज़ दौड़ गई थी। तभी उस फार्मा कंपनी की मालकिन के पास उस सरबराह का फ़ोन आया था, तुमने ये क्या किया, तुमसे एक चीज़ नहीं संभली? हाँ, मैं नहीं जानती सर ये कैसे हुआ, बस आप मेरी कंपनी को बचा लिए। पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग फिर गया है। भाड़ में गई तुम्हारी कंपनी और भाड़ में गई तुम। अगर पकड़ी जाओ तो मेरा नाम अपनी ज़बान पर मत लाना। आप ये कैसे कर सकते हैं सर? आप ऐसे कैसे हमें छोड़ सकते हैं बीच मझधार में? इस मझधार में आने वाली तुम हो, तुम ही इसकी ज़िम्मेदार हो, समझी? मैं तुम्हें कहीं नहीं बचाऊंगा, कहीं से भी नहीं बचाऊंगा। ये सुनकर उस फार्मा कंपनी की मालकिन ने अपना फ़ोन पटक दिया और गाली देते हुए कहा, इस बुढ़े से यही उम्मीद थी, यही उम्मीद, ये हमें छोड़ चुका है। उस औरत ने अपने पीए से कहा, मैम यहाँ से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं यहाँ से। कैसे निकलेंगे, कैसे? एयरपोर्ट पर हमारी तलाशी होगी और हमें पकड़ लिया जाएगा। कैसे निकलेंगे? तभी एक आदमी दौड़ता दौड़ता आया। मीडिया यहाँ तक पहुँच गई है क्या? उन्हें रोको, हम उनके सामने नहीं जाने पाएंगे, दरवाजे बंद कर दो सारे।
ये कहकर उस फार्मा कंपनी की मालकिन ने अपने घर को जैसे लॉक्ड कर लिया था। संजना के हॉस्पिटल में मीडिया उस हॉस्पिटल की सारे फुटेज सबकी टीवीज़ पर, फ़ोन पर, तभी डैडा का कॉल संजना के पास पहुंच गया था। संजना ने डैडा को थोड़ा काम रहने की बात कही थी, लेकिन डैडा ने एक नहीं सुनी थी। सांझ, बेटा घर आ जाओ। कुछ नहीं होगा डैड, कुछ भी नहीं होगा, आप फिक्र मत करो। इसी तरह संजना ने बात करके अपनी मॉम एंड डैड को समझा दिया था। रिधिमा का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने भी संजना को कॉल मिलाया था। संजना ने रिधिमा को भी समझाया था। रिधिमा ने डॉक्टर आलिया से बात की थी। डॉक्टर आलिया ने डॉक्टर शफ़ी से। सबको ये न्यूज़ मालूम हो गई थी, सबको ये पता लग गया था। इस शहर के जितने भी नामी ग्रामी हॉस्पिटल थे, सब सतर्क हो गए थे। तो डॉक्टर मेहता को भी कुछ इंस्ट्रक्शन मिले थे। उन्होंने ये सारे इंस्ट्रक्शन अपने हॉस्पिटल में पास कर दिए थे। जब उस हॉस्पिटल के डीन ने अपनी बेटी यानी कि मिसेस भटनागर को कॉल लगाया, तो उन्हें मालूम हुआ कि वो ये शहर छोड़ चुकी हैं। यहाँ उस पॉलिटिशियन ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए थे। वो जानता था अगर मेरा नाम उछला तो बहुत दूर तक उछलेगा। तो इसलिए मीडिया के साथ साथ पुलिस भी पहुंच गई थी उस फार्मा कंपनी की मालकिन के घर। जो दरवाजे उसने बंद कराए थे वो तोड़ दिए गए थे और उसके पीए को, उसके पूरे स्टाफ को अरेस्ट कर लिया गया था। फार्मा कंपनी पर ताला लग गया था, बंद हो गई थी वो फार्मा कंपनी। और ये खबर फिर से आग की तरह फैली कि किस तरह ये ड्रग इस कंट्री में आए और इस कंट्री में आकर इसमें मॉलिक्यूल जोड़कर क्यों बेगुनाह लोगों पर उसे ट्रायल दिया गया। इन सारे अपराधों में जो सेक्शन लग सकते थे सभी को लगाकर उस फार्मा कंपनी की मालकिन को अरेस्ट कर लिया गया। उस फार्मा कंपनी की मालकिन ने नाम लिया भटनागर का। भटनागर की डेथ हो चुकी थी। हॉस्पिटल के डीन को अरेस्ट कर लिया गया था। जी, मिसिस भटनागर के फादर को। और कहीं भी मिस्टर भटनागर की फैमिली का नाम नहीं था, तो इसलिए मिसिस भटनागर सेफ हो गई थी। ख़तरे में था कोई तो संजना थी, क्योंकि उस फार्मा मालकिन ने जो जेल में थी, उसके पीए ने कुछ अपने ऐसे आपराधिक दोस्तों से कांटेक्ट कर दिया जो गिरे हुए थे और उसने संजना का नाम दिया और वो लोग फैल गए संजना की तलाश में। जैसे ही संजना उन्हें ऑर्डर दिया गया, जैसे ही वो मिले, उसे ख़त्म कर दो। पॉलिटिशियन तो साफ साफ बच गया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसका नाम तक नहीं आया, जबकि इस पूरी चीज़ को नींव देने वाला, फंडिंग करने वाला वो पॉलिटिशियन ही था। जिस तरह ये खबर पूरे शहर में पहुंची, उसी तरह मम्मी के पास भी चली गई थी, छोटू के पास भी चली गई थी। मम्मी बहुत घबरा गई थी। उन्होंने घबरा कर रिधिमा को कॉल किया था। बेटा, संजना ठीक है ना? उससे क्या है घर आ जाए, वहाँ क्यों रह रही है वो? हाँ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। उससे क्या है वो घर चली जाए। उसके उसके पापा से बात कर, उसके पापा से बोल वो घर लेकर चले जाएं। बेटा, संजना को कुछ होना नहीं चाहिए। माँ, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं कहती हूँ उनसे, ठीक है? अब अपना ध्यान रखना। छोटू से भी रिधिमा ने बात की थी और फिर से रिधिमा ने संजना को कॉल लगा दिया था। क्या आप सच कह रही हैं मिस ब्राउन आइज? संजना अलग ही खुश हो रही थी। सांझ, ये सब बातें वो चीज़ें करने के लिए मैं आपके पास आ रही हूँ और हम अब घर चलेंगे। नहीं, अच्छा मिस ब्राउन आइज, आप चाहती हैं कि मैं घर जाऊँ ना? ठीक है, मैं घर के लिए निकलती हूँ। आप यहाँ मत आओ, आप सीधा घर जाओ, ठीक है? अब नहीं सांझ, आप अकेले नहीं जाएंगी, मैं डैडा को कॉल कर देती हूँ, वो आपको आपको ले जाएंगे। मिस ब्राउन आइज, डैडा को परेशान करने की क्या ज़रूरत है? मैं आ जाऊँगी, वैसे भी सब सेटल हो चुका है ना। नहीं सांझ, मेरा दिल घबरा रहा है, आप अकेले नहीं आओगे? मिस ब्राउन आइज, शान, मैं आ जाऊँगी, बस आप पहुँच जाओ घर। आप कुछ नहीं सुनते हो डैडी, कुछ भी नहीं सुनते हो। रिधिमा ने ये कहा था। जैसे ही रिधिमा ने कहा,
वैसे ही संजना के सर पर किसी ने ज़ोर से वार किया था। वो अपने हॉस्पिटल के बाहर वाले एरिया में आकर बात कर रही थी, क्योंकि वो अपनी कार में एंट्री ही लेने वाली थी कि उसके सर पर वार हो गया था। और उसकी आवाज़ सुनकर रिदिमा परेशान है। इस सांझ क्या हुआ? बोलिए। कौन कौन हो तुम? हाँ, तुमने मुझ पर वार क्यों किया? संजना ने इतना ही कहा था कि उसका फ़ोन नीचे गिर गया था। रिदिमा के पैरों के तलों से ज़मीन जैसे खिसक गई थी। क्या हुआ रिदिमा, क्या हुआ? रिदिमा के रूममेट ने रिदिमा के कंधों को पकड़ लिया था जब वो बस लगभग गिरने ही वाली थी। सांझ, सांझ। हैरानी से रिदिमा ने उस रूममेट को देखा और संजना का नाम लिया। क्या हुआ? मुझे जाना है। अच्छा रुको, मैं चलती हूँ। और रिदिमा की रूममेट अब रिदिमा के पीछे पीछे चलने लगी थी। फट से रिदिमा का हाथ पकड़ा था। उस रूममेट के पास स्कूटी थी। स्कूटी पर अच्छा खासा पास लगा हुआ था, जिसके आवन जावन पर कोई रोक नहीं लगा सकता था। फट से वो रूममेट रिदिमा को बिठाकर स्कूटी पर दौड़ पड़ी थी संजना के हॉस्पिटल की तरफ। रास्ते में रिदिमा ने फट से डॉक्टर आलिया को कॉल मिला दिया था, और डॉक्टर आलिया ने फट से डॉक्टर शफ़ी को कॉल मिला दिया था। आलू, आलू तुम टेंशन मत लो, मैं अभी आती हूँ। हाँ, 10 मिनट में आती हूँ। शफ़ी टाइम नहीं है, आप ऐसे करो वहाँ मिलो। एक जगह का नाम बताया यहाँ डॉक्टर आलिया ने। लेकिन आलू तुम आओगी कैसे? मैंने कहा ना 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। ये कहते हुए ही डॉक्टर शफ़ी अपनी कार में बैठ गई थी और स्टीयरिंग घुमाकर वो हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ी थी डॉक्टर आलिया के। फट से डॉक्टर आलिया के पास पहुंची थी और देखा था डॉक्टर आलिया कितनी परेशान है। फट से ये कार लिए बढ़ गए थे। रिदिमा थी आगे आगे स्कूटी पे और डॉक्टर आलिया और डॉक्टर शफ़ी पीछे पीछे। ये रास्ता कितना लंबा क्यों लग रहा था आज? जल्दी चलाओ ना प्लीज़, रिदिमा ने अपनी रूममेट से कहा था। उसकी रूममेट ने और स्पीड तेज कर दी, लेकिन उसकी रूममेट समझदार थे। स्पीड तेज करने से क्या कोई घटना नहीं घट जाएगी, लेकिन उसने एक नॉर्मल स्पीड लेकिन बहुत अच्छी खासी कि जल्दी पहुंच सके, बस चला दी थी। डॉक्टर शफ़ी भी अपनी कार को स्पीड देना भूली नहीं थी। अब ये दोनों पहुंच रहे थे संजना के पास। किसने वार किया था संजना के ऊपर? और जिसने भी किया था, क्या वो कामयाब हो जाएगा अपने मंसूबे में, या ये सब पहुंचकर उसको बचा लेंगे? देखेंगे जानेंगे अगले भाग में। आज के भाग में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये कहते कहते कितना अरसा हो गया ना, आपका मेरा साथ कितना पुराना और कितना घनिष्ठ हो गया। चलिए, इसी को एंजॉय करते हुए विदा लेती हूँ मैं, इजाज़त लेती हूँ मैं। लेकिन उससे पहले दुआ करना ना भूलिएगा। अपने पेरेंट्स के लिए, सामने वाले के पेरेंट्स के लिए दुआ ना करना भूलिएगा। नीडी चिल्ड्रंस के लिए दुआ ना करना भूलिएगा। हर प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही जान को समाये हुए है। मुस्कुराते रहिए, दुआ करते रहिए। मैं लूँगी इजाज़त। नमस्कार।